अब कल डेफिनेशन कर रहे थे, डेफिनेशन के अंदर क्या क्या रह गया था? एक तो हमारा कोप्लेनर वेक्टर रह गया था, कोप्लेनर वेक्टर। भाई कोप्लेनर वेक्टर क्या होगा? वो वेक्टर जो सेम प्लेन में होगा, ठीक है। अब जैसे एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ये ऊपर नीचे है, तो क्या ये सेम प्लेन में है? ये सेम प्लेन में नहीं है। सेम प्लेन का मीनिंग क्या है? दोनों एक लेवल में होना चाहिए, ठीक है। ये दो वेक्टर हमने लिए, जैसे ये दो वेक्टर हमने लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए, 5 ले लिए, 6 ले लिए, ये सारे एक प्लेन में है या नहीं है? इस बोर्ड के प्लेन में है, तो इन वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे? कोप्लेनर वेक्टर। जो वेक्टर एक प्लेन में होंगे उनको क्या कहेंगे हम? कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। फिर एक वेक्टर और होता है कोटर्मिनस, समझ में आया? कोप्लेनर वेक्टर जो एक प्लेन के अंदर होंगे उनको क्या कहेंगे? कोप्लेनर वेक्टर। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट हमारा है द वेक्टर्स which are in same plane। वो वेक्टर्स जो सेम प्लेन में हो, चाहे उनकी कैसी भी डायरेक्शन हो, चाहे उनके अंदर कैसा भी मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, कितना है वो आपस में एंगल बना रहे हो, वो एंगल अगर एक, वो वेक्टर जो एक प्लेन के अंदर है उनको क्या कहेंगे हम? कोप्लेनर वेक्टर। समझ में आ गया? फिर इसके बाद है कोटर्मिनस वेक्टर। नेक्स्ट हमारा है कोटर्मिनस वेक्टर। कोटर्मिनस वेक्टर वो होता है एक पॉइंट के ऊपर बहुत सारे वेक्टर्स की एरो आकर मिले। कोटर्मिनस वेक्टर कौन से होंगे? वो पॉइंट जहां पर बहुत सारे वेक्टर, 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर आकर मिले, तो उस पॉइंट या एक पॉइंट के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर लग रहे हैं, ठीक है, और सभी की एरो उस पॉइंट के ऊपर है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कोटर्मिनस वेक्टर। दिस इज नोन एज कोटर्मिनस वेक्टर, ठीक है। एक होता है भाई फिक्स वेक्टर। नेक्स्ट हमारा है फिक्स वेक्टर। फिक्स वेक्टर क्या होता है? ये एक वेक्टर है सपोज हमारे पास, इस वेक्टर की हमने टेल को पकड़ लिया। क्या किया हमने? टेल को पकड़ लिया, और अब ये टेल फिक्स हो गई, अब ये किधर भी जा सकता है, ठीक है। यहाँ से ये पॉइंट तो फिक्स हो जाएगा, और अब ये किधर भी मूव कर सकता है। इसको क्या कहते हैं हम? फिक्स वेक्टर। whose tail is fixed, जिसकी टेल क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी, उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं? फिक्स वेक्टर। दैट इज नोन एज फिक्स वेक्टर। इन डेफिनेशन हुई क्लियर? अब इसके बाद है भाई नेक्स्ट हमारा पोलर और एक्सियल वेक्टर्स। पोलर और एक्सियल वेक्टर्स, ठीक है। पोलर वेक्टर क्या होते हैं? पोलर वेक्टर्स ध्यान से भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पोलर वेक्टर क्या होंगे? वो वेक्टर, ठीक है, दोज वेक्टर्स which have a starting point। वो वेक्टर जिनका क्या होता है? एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसको क्या कहेंगे हम? पोलर वेक्टर, ठीक है। those vectors which have a starting point or point of application।
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। दिस इज नोन एज पोलर वेक्टर। क्या कहेंगे हम इन वेक्टर्स को? पोलर वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, यहां से चलना स्टार्ट किया, ए पॉइंट, ये हमारा कौन सा है? बी पॉइंट। अब हमें पता है कि ये इनिशियल और ये फाइनल, तो जिन वेक्टर्स की हमें इनिशियल पोजीशन का पता होगा वो वेक्टर कौन से कहे जाते हैं? पोलर वेक्टर। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट का पता हो, जहाँ कहाँ से ये स्टार्ट हो रहे हैं, दे आर नोन एज पोलर वेक्टर। इसका एग्जांपल देखो, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन में लगते हैं वो वेक्टर्स कौन से होते हैं? पोलर वेक्टर्स। दोज वेक्टर्स आर नोन एज पोलर वेक्टर्स। क्लियर? फिर भाई इसके बाद दूसरे टाइप का वेक्टर हमारा होता है एक्सियल वेक्टर। इसको नोट करो, ठीक है, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होंगे? एक्सियल वेक्टर वो वेक्टर होंगे जो रोटेशन में स्टार्ट होंगे। ठीक है, किसमें होंगे वो? रोटेशन में। दोज वेक्टर्स तो एक्सियल वेक्टर्स, दोज वेक्टर्स which shows rotational effect, जो क्या बताएंगे हमें? रोटेशनल इफेक्ट। अब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, तब कौन सा वेक्टर था? स्ट्रेट लाइन में भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है, स्टार्टिंग पॉइंट पता है, उनको क्या कहते थे हम? पोलर वेक्टर कहते थे। ठीक है, और एक्सियल वेक्टर क्या हो जाएंगे? वो वेक्टर जो रोटेशनल इफेक्ट को शो करे, वो वेक्टर जो किसको शो करे? रोटेशनल इफेक्ट को, रोटेशन। ठीक है, रोटेशन के बारे में बताएं। एंड एक्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होगा? वो वेक्टर जो किसको रिप्रेजेंट करेंगे भाई? रोटेशनल इफेक्ट को शो करेंगे। और किधर लगेंगे वो? दे एक्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। किधर लगेंगे? एक्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर देखो कैसे लगते हैं। अब हमारे पास, ध्यान से समझना भाई, हमारे पास ये करंट कैरिंग वायर है। आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि सपोज इसके अंदर करंट किधर जा रहा है? अपवर्ड करंट जा रहा है। तो ये करंट अपवर्ड, राइट हैंड थंब रूल से हम बताते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ कौन सी डायरेक्शन में होगा? ये डायरेक्शन बनेगी। ठीक है, तो अगर ये इस तरह से करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? ये डायरेक्शन होगी। और ये डायरेक्शन कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब दूसरा देखो, अगर यही करंट नीचे आ रहा होता तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी बनती? क्लॉकवाइज बनती या नहीं बनती? ये इस तरह से हम किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ करंट को। कर्लिंग फिंगर्स किसको रिप्रेजेंट करेंगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है इस वेक्टर?
इस वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो इसीलिए इन वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? एक्सियल वेक्टर्स। और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रोटेशनल इफेक्ट को शो करते हैं। और ये किधर लगते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग लगते हैं। ठीक है, एक्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। डायरेक्शन किससे दी? बाय राइट एंड थंब रूल। डायरेक्शन is given by right hand thumb rule। इनकी डायरेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? राइट हैंड थंब रूल से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा रूल हम इसके अंदर कर सकते हैं स्क्रू रूल। यहाँ पर भाई वेक्टर्स पर ले जा रहे हैं हम, ठीक है, तो स्क्रू रूल को समझना। आपके पास एक नट है, पेच है, ठीक है, पेच है, वो पेच इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से होता है पेच, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पर ऐसे बना दिया, जो ये लोअर व्यू था इसका, टॉप लोअर व्यू था, वो इसको ऐसे बना दिया। जब मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो ये क्या करता है? अंदर जाता है या बाहर आता है? सोचो थोड़ा। क्लॉकवाइज पेज को अंदर जा रहा है, ठीक है। क्लॉकवाइज में ये किधर जाएगा? इनसाइड। मींस टाइट कर रहे हैं हम इसको। क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज में ये जाएगा अंदर की तरफ, ठीक है। तो डायरेक्शन कौन सी हो गई? इनसाइड। और इनसाइड के लिए हम अब एक रूल यूज करने वाले हैं। जहां भी कोई भी वेक्टर होगा, उस वेक्टर के अंदर डायरेक्शन अगर इनवर्ड है, इनवर्ड डायरेक्शन है, तो उसके लिए हम क्रॉस यूज करने वाले हैं। क्या यूज करेंगे? हम क्रॉस का यूज करने वाले हैं, ठीक है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटसाइड। हम उसी नट को, उसी पेज को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, उल्टी दिशा में। क्लॉकवाइज होता है घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज होता है घड़ी से उल्टी दिशा में, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जब हम उसको घुमा रहे हैं तो वो बाहर की तरफ आ रहा है, वो जो है टाइट नहीं हो रहा, वो ढीला हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? क्या डायरेक्शन बनाएंगे? डॉट। डॉट किसको रिप्रेजेंट करेगी? डॉट विल रिप्रेजेंट द आउटसाइड डायरेक्शन और क्रॉस विल रिप्रेजेंट द इनसाइड डायरेक्शन। आउटसाइड और इनसाइड डायरेक्शन। तो एक्सियल वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आया? किसको शो करेंगे? ये रोटेशनल इफेक्ट को शो करेंगे। और किधर लगेंगे? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग, ठीक है। जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे घूम रहा है, ठीक है। ये देखो भाई, रोटेशन समझना। ये रोटेशन कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी रोटेशन है ये? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो इस रोटेशन की डायरेक्शन कैसे देंगे? एंटी क्लॉकवाइज क्या बताया है अभी? एंटी क्लॉकवाइज में आउटसाइड, ठीक है। आउटसाइड मींस इसके रोटेशन से हम आउटसाइड डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज थी, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? अपवर्ड। ये ऐसे घूम रहा था, जिधर थंब जाएगा वो किसको बताएगा? डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर्स, ठीक है। फिर इसके बाद इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। ये सभी किसमें है? देखो, वेलोसिटी, केवल वेलोसिटी हम यूज करेंगे स्ट्रेट लाइन में। एंगुलर वेलोसिटी कहाँ यूज करेंगे? सर्कुलर मोशन में। कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है
तो उसके पास जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी कौन सी होगी, एंगुलर वेलोसिटी। स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, एक्सेलरेशन अगर सर्कुलर पाथ पे जाएगा तो कौन सी एक्सेलरेशन होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर हुई दोनों डेफिनेशन, ठीक है। फिर भाई इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। पूरी फिजिक्स पढ़ जाते हैं कई बार बच्चे और उनको एंगल समझ में नहीं आता कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले देखो, ये हमारे पास एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर हमारे पास बी है, इनके बीच में एंगल कितना है, 45 डिग्री का एंगल। कोई बात नहीं भाई, है तो है, ठीक है। दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना आया यहाँ पर, 45। अब दूसरी चीज समझना भाई, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ये बता दिया कि ये एंगल इनके बीच में है भाई 250 डिग्री। कितना एंगल है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में, 250 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो पहली मिस्टेक तो यहीं पर हो गई। हम जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालेंगे हमेशा कौन सा एंगल लेंगे, जो स्मॉलर एंगल है। कौन सा एंगल लेंगे, जो स्मॉलर एंगल है। ये 250 तो ये कितना होगा, 110। कितना होगा ये, 110। तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, 110। तो ये तो था फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या बताया है कि स्मॉलर एंगल हमें लेना होता है दोनों वेक्टर के बीच में, ठीक है। अब एक आपसे पूछा जा रहा है भाई, दो वेक्टर हैं, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कल मैंने इनका एक स्पेसिफिक नाम बताया था कि दो वेक्टर के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो उन वेक्टर्स को क्या कहते हैं। नहीं, कोई भी नहीं, ऑर्थोगोनल बताया था या नहीं बताया था, बताया था। कौन से वेक्टर है ये, ऑर्थोगोनल वेक्टर। टाइप 2 देखो, इसके अंदर जो दूसरी टाइप है जो आती है, एक वेक्टर हमारे पास ए है, एक वेक्टर हमारे पास बी है, ठीक है। इनके बीच में एंगल सपोज 110 डिग्री का है, तो ये तो स्मॉलर एंगल बन गया। कितना एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, 110 का बन रहा है, बट ये गलत है। ये देखो भाई, जब भी हमें दो वेक्टर के बीच में क्या करना है, एंगल निकालना है, तो दोनों वेक्टर की टेल को टेल से कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे हम, दोनों वेक्टर की टेल को टेल से कनेक्ट करेंगे। क्या होता है, ये ए है हमारे पास, ठीक है। अब इस ए वेक्टर को भाई हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख सकते हैं। बट ये ध्यान रहे कि अगर इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है तो इसकी डायरेक्शन भी किधर होनी चाहिए, टुवर्ड्स राइट होनी चाहिए। अब ये वेक्टर है एक अपवर्ड डायरेक्शन में, इस अपवर्ड डायरेक्शन के वेक्टर को उठाकर मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, बट डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, अपवर्ड। और लेंथ ऑफ एरो हेड भी कितनी होनी चाहिए, जितनी पहले वेक्टर की है उतनी ही ये होनी चाहिए, ठीक है। आया समझ में, एक वेक्टर को उठाकर हम दूसरी जगह रख सकते हैं, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ये नहीं कि इसको उठाया और इसको हमने भाई ये नीचे की तरफ कर दिया, ठीक है, ये हो जाएगा गलत। इसको उठाया है, इस वेक्टर को उठाया है, तो हमें यही डायरेक्शन और उतना ही मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा। हम इसको यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं। इसको उठाया, यहाँ पर रख दिया, डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम,
ठीक है, इस तरह के जो वेक्टर्स होते हैं, सॉरी वेक्टर्स को हम इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मैंने क्या बताया था, जब भी हम एंगल फाइंड आउट करेंगे तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेल को टेल से मिलाना पड़ेगा। तो ये जो हमारा बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर को मैं यहां से उठाकर यहां रख सकता हूं या नहीं रख सकता, यहां से उठाया और यहां पर रख दिया, टेल से टेल कनेक्ट हो गई। अब जो हमारा बी वेक्टर था वो बी वेक्टर हमने उठाकर यहाँ पर रख दिया, ठीक है, यहाँ पर रख दिया। अब इनके बीच में एंगल कितना आया, 70 डिग्री। क्लियर हुई ये बातें, ठीक है। कोई भी दो एंगल के बीच में वेक्टर कैसे निकाला जाएगा, तो ये मेथड है भाई वेक्टर के, टेल से टेल कनेक्ट करो। दूसरा रूल क्या बताया था, शॉर्टेस्ट एंगल लेना, ठीक है। शॉर्टेस्ट एंगल फिर से ये वेक्टर है, यहाँ पर 270 डिग्री का एंगल दे दिया। ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, ठीक है। देखेंगे सीधा ये कहेंगे कि इनके ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, 270 का है भाई, 270 का नहीं, कितना है 90 का। छोटे वाला एंगल लेना है हमें, ठीक है। और अगर एक वेक्टर ये ए और ये बी वेक्टर, इनके बीच में 180 डिग्री है, इनके बीच में 180 डिग्री है, फिर क्या करोगे, कोई भी ले लो, कोई भी ले लो फिर तो, ठीक है। अगर हाँ एक में 181 है और एक में 179 है, अब कौन सा लोगे, स्मॉलर एंगल कौन सा होगा, 179 होगा। समझ में आया, क्लियर हुआ भाई अच्छी तरह से, एंगल फाइंड आउट करना आ गया, ओके, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ध्यान से भाई देखो, पोजीशन नाम से ही पता चल रहा है हमें किसी न किसी की पोजीशन यहाँ पर बतानी होगी, पोजीशन बतानी होगी भाई, पोजीशन बतानी है। जब हमें यहाँ पर पोजीशन बतानी है तो हमें कोई ना कोई ऐसा पॉइंट लेना पड़ेगा कि जिसके विद रिस्पेक्ट हम पोजीशन बता सके, ठीक है। जैसे कोई भी हमारा जैसे पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस की लोकेशन कोई आपसे पूछता है तो आप बताते हो, आपको पहले राइट जाना है, फिर लेफ्ट जाना है, फिर उसके सामने ये चीज़ होगी, वो चीज़ होगी, ऐसा पेड़ मिलेगा, वहाँ पर ऐसा चबूतरा होगा, ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं से उसकी लोकेशन बतानी पड़ती है, ठीक है। तो वेक्टर्स के अंदर सेम वही है कि हमें कहीं ना कहीं से उसकी पोजीशन को बताना पड़ेगा, ठीक है। और हम वो पोजीशन कौन सी ले लेते हैं, ओरिजिन ले लेते हैं। कौन सी पोजीशन लेते हैं भाई, ओरिजिन। अब हमारे पास ये एक वेक्टर है ए, ये वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, ठीक है। लेट ये कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, कितना एंगल बना रहा है भाई, थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल ये बना रहा है। तो यहाँ पर ये O से A तक, O से A तक हम इसका क्या नाम देते हैं, दिस इज पोजीशन वेक्टर OA। ये क्या है हमारे पास, A का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। अब कुछ टाइम निकल गया, इसके कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए जाते हैं, जैसे कुछ टाइम के बाद कितने कोऑर्डिनेट्स पर आ गया, ये XY कोऑर्डिनेट के ऊपर आया, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना मान लिया हमने, R डिस्टेंस या A वेक्टर मान लिया।
डिस्टेंस r है, डिस्प्लेसमेंट r है, वेक्टर कौन सा था हमारा a था। कुछ टाइम बीता, टाइम के बीतने के साथ ये x1 y1 के ऊपर पहुंच गया। ये वेक्टर कहां पर पहुंच गया? x1 y1 के ऊपर पहुंच गया। ठीक है, ये कब है? एट टाइम t टाइम के ऊपर था ये कब है? t टाइम के ऊपर है। भाई कुछ टाइम के बाद ये यहां पर गया, इसमें थोड़ी लेंथ इक्वल करनी पड़ेगी, x1 y1 के ऊपर गया, ये वेक्टर था और ये कब गया? एट टाइम t2। कितने टाइम पर गया ये? t2 या t1 टाइम, जो भी आप लेना चाहते हो। यहाँ पर t है तो t1 टाइम ले लिया। t टाइम पे यहाँ था a पॉइंट पर, t1 टाइम पर कहाँ चला गया ये वेक्टर? b पॉइंट पर चला गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ a एट टाइम t1। t1 टाइम पे a का पोजीशन वेक्टर क्या है? ये। क्लियर हुए दोनों? अब हमें डिस्प्लेसमेंट देखो, ये स्टार्टिंग थी, ये फाइनल, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आई है, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आई है, दैट डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हम इसका क्या नाम रखेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नाम रखेंगे। ठीक है, इसकी नोटेशन को समझो, एक बार इसको फिर से समझो। देखो भाई, ये ओरिजिन से ये r1 है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है? r1 मान दिया हमने a पॉइंट पर। b पॉइंट ये है, ये हो गई r2। ठीक है, अब हम कहां से कहां जा रहे हैं? a से b के ऊपर जा रहे हैं, तो ये होगा भाई r21। अलग अलग बुक्स में इसको अलग अलग नोटेशन दे रखी है। ठीक है, r21 मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट। कोई कह देता है r12 डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड। ठीक है, हम एनसीईआरटी के रूल्स यूज कर रहे हैं, ये r21 दे रखे हैं। r21 का मीनिंग क्या है? डिस्प्लेसमेंट टू सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड से फर्स्ट तक। ठीक है, ये फिर से हम पढ़ेंगे, ये इतना अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी इम्पोर्टेंट क्या था हमारे लिए? इम्पोर्टेंट था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है और पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर तो क्या बताएगा? ऑब्जेक्ट की लोकेशन को बताएगा। पोजीशन वेक्टर क्या बताएगा? ऑब्जेक्ट की लोकेशन को बताएगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बताएगा? दोनों पॉइंट्स के बीच में इनिशियल और फाइनल टाइम t से t1 के बीच में कितनी उनकी पोजीशन चेंज हुई है, ये बताएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर हो गए दोनों? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर। भाई अब नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए नंबर। ठीक है, किसी भी नंबर से हमें वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। जैसे एक वेक्टर लिया हमने 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट,
ये वेक्टर लिया हमने, इस वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करना है, किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक वेक्टर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 25 न्यूटन, और ये अब क्या हो जाएगा टूवर्ड्स ईस्ट, ये क्या हो जाएगा टूवर्ड्स ईस्ट। समझ में आया? किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नंबर से मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, हमने यहाँ पर -5 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई किया है? -5, -5 इंटू 5 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट, ये आएगा -25 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट। या नेगेटिव का साइन हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन को चेंज कर दिया भाई हमने, हम क्या लिख सकते हैं 25 न्यूटन टूवर्ड्स वेस्ट। ये दोनों, इन दोनों का मीनिंग सेम है, ये भी 20 मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है। यहाँ पर ईस्ट है, ईस्ट का ऑपोजिट नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑपोजिट को। ईस्ट का ऑपोजिट कौन सा होता है, वेस्ट। क्लियर? तो किसी भी वेक्टर को हम, किसी भी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारे पास, एक वेक्टर ही आएगा, क्योंकि 25 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट या 25 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट या -25 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट वेस्ट जो भी है, साथ में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो ये क्या बन रहे हैं हमारे वेक्टर बन रहे हैं। तो किसी भी नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करें, वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक वेक्टर आएगा। अब एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, अगर हमने 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट जो हमारा क्वेश्चन था, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड कितना होगा 0, बट डायरेक्शन कौन सी होगी, जो हमारी गिवन डायरेक्शन होती है। केवल मैग्नीट्यूड 0 हुआ और उसकी डायरेक्शन कौन सी रहेगी, अगर ईस्ट ले रहे हैं तो ईस्ट ही रहेगी, अगर वेस्ट ले रहे हैं तो वेस्ट रहेगी। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा भी था, जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर, ये 0 अगर मैग्नीट्यूड 0 हो उस वेक्टर को क्या कहेंगे हम, नल वेक्टर। क्लियर? ठीक है, अब भाई इसके बाद हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स हमें ऐड करने हैं। ठीक है, जब हमें वेक्टर का एडिशन करना है तो एडिशन के लिए देखो हमारे पास ये वेक्टर एक है और एक ये वेक्टर भी है, ये वेक्टर सपोज भी है, इन दोनों को ऐड करना है। तो भाई हमने पहले डिस्कस किया था कि एडिशन के रूल्स अलग होंगे, एडिशन के रूल्स अलग होंगे। ठीक है, ये है हमारे पास, अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि इस ए वेक्टर को हम ऐसे यहाँ पर उतार सकते हैं या नहीं उतार सकते, ये उतार लिया। ठीक है, एडिशन के लिए हमें पहली बात तो वेक्टर्स के बीच का एंगल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है। ठीक है, ये दूसरा वेक्टर है हमारे पास, ये वेक्टर दूसरा है हमारे पास। इस बी वेक्टर को मैं यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख सकता हूँ, बट डायरेक्शन क्या बताई है, जो डायरेक्शन है जितनी डिग्री पर ये है उतनी डिग्री पर ये होना चाहिए। अगर ये यहाँ पर इस पॉइंट पर ऐसे है तो हम यहाँ पर जब इसको पुट करेंगे तो ये ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है,
और दोनों का मैग्नीट्यूड भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मीन्स लेंथ ऑफ एरोहेड जितनी इसकी है इतनी ही लेंथ ऑफ एरोहेड हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी। ठीक है, ये वेक्टर कौन सा हो जाएगा हमारा, वेक्टर बी। अब इन दोनों वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे। जब भी हम वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, एक वेक्टर ही मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, एक वेक्टर ही मिलेगा। तो यहाँ पर हमें वेक्टर मिलेगा, उस वेक्टर की डायरेक्शन या दोनों वेक्टर्स का जो सम आएगा, दोनों वेक्टर्स का जो सम आएगा दैट इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर। क्या कहते हैं हम, रिजल्टेंट वेक्टर। दिस इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर। इसको रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। क्या होता है रिजल्टेंट वेक्टर, बैठ जाओ। क्या होता है रिजल्टेंट वेक्टर, दो वेक्टर्स का हमने सम किया, ठीक है, समेशन के बाद जो हमारा वेक्टर बनेगा दैट इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर। भाई देखो इसको कैसे समझ सकते हैं, इसको समझने के लिए क्या होता है कि हमारे पास दो स्टूडेंट हैं, ठीक है, ए और बी दो स्टूडेंट हैं। ए ने कुछ काम किया और बी ने कुछ काम किया, दोनों ने मिलकर कुछ काम किया, ठीक है। उतना ही काम किसी तीसरे बच्चे ने कर दिया। दोनों ने मान लो मिलकर कुछ एक्स काम किया, ए और बी दोनों ने मिलकर कितना काम किया, एक्स काम किया, ठीक है। अब इतना एक्स काम, जो ये एक्स काम था, ये किसी थर्ड पर्सन ने कर दिया, सी ने कर दिया। ए ने और बी ने मिलकर दोनों ने किया, सी ने क्या किया, अकेले ने एक्स काम कर दिया। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि सी इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। सी क्या है, रिजल्टेंट है ए और बी का, ठीक है। दोनों ने मिलकर किया, दोनों ने इकट्ठे ऐड होकर किया काम, सी ने अकेले ने कर दिया, तो सी क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। सेम वही यहाँ पर है, जो इफेक्ट ए ने लगाया, जो इफेक्ट बी ने लगाया, दोनों का मिलकर जो इफेक्ट बनाया वो इसी वेक्टर में बना दिया, ठीक है। और ये सी क्या कहा जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कहा जाएगा। सी इज नोन एज रिजल्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इसको कल डिस्कस करेंगे, एडिशन को। अपनी बुक में से कंटिन्यू स्टडी करो, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बताना, ठीक है। थैंक यू।